कल मंडे नाइट रॉ में जो हमने जूते चुराई की रस्म देखी थी ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, किसी ने तो ब्रॉन्सन रीड को चप्पल चोर भी लिखा था। बाकी और कौन कौन से नाम है जो कि ब्रॉन्सन रीड को दिए जा सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन इसके बाद जरा रोमन रेंस को देखो, यहाँ पे फोटोज के थ्रू आप देख सकते हो बंदा लिटरली बिना जूतों के जा रहा है। तो किसी ने साइड बाय साइड थोड़ा सा कंपेयर भी किया कि रोमन रेंस की जब एंट्री हुई थी तो देखो भाई क्या एकदम ऑरा, एकदम लग रहा है कि कोई बंदा निकल के आ रहा है और जाते हुए मार पिट पिट पिटा के गया। और उसके बाद जो बंदे के पैर हैं उसमें जूते तक नहीं है और अपने जो सॉक्स हैं, अपने जो मोजे हैं, उसी में रोमन रेंज को एग्जिट करना पड़ा। वैसे एक अलग जो मैं कह रहा था कि कुछ अलग फैंटेसी है ब्रॉन्सन रीड की, वो भी बताऊंगा अभी वीडियो में। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 721 में। और आज के दिन 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जॉन सीना को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके पास रखते हुए। तो क्या आप रिव्यू देना चाहोगे जॉन सीना के इस पूरे 100 दिनों के चैंपियनशिप रेन को? वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा ओपिनियन तो आई थिंक आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो क्योंकि इतने टाइम से इसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो उस हिसाब का रहा नहीं जैसा कि शायद दिमाग में सोचा था। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंस मैकमैन से। तो विंस मैकमैन के लिए जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि अभी एक मेजर कार एक्सीडेंट के अंदर वो जो है इन्वॉल्व हुए। अच्छी बात यह है कि जो एक्सीडेंट है वो भले ही सीरियस था, लेकिन कोई ऐसी सीरियस इंजरीज या ऐसी कोई बात रिपोर्ट हो नहीं रही विंस मैकमैन के बारे में। और ये हुआ किस वजह से, ये कहा जा रहा है हुआ भी विंस मैकमैन की वजह से ही है, क्योंकि उनके ऊपर जो है कुछ चार्जेस भी लग चुके हैं कि बहुत ही केयरलेस तरीके से वो ड्राइव कर रहे थे और किसी के काफी ज्यादा क्लोज भी थे। अब इसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्करों में वैसे ही विंस मैकमैन फंसे हुए हैं। अब इस केस के चक्कर में भी अगले महीने ऐसा आ रहा है कि भैया उनकी डेट निकली हुई है जहां पे उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपनी जो चीजें हैं वो बतानी पड़ेंगी। फोटोज में आपको यहाँ पे दिखाया जाता हूँ, ये कार के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं। वहां पे जो ड्राइविंग सीट है वो दूसरी साइड होती है, तो शायद अगर ये फोटो सही है तो जिस तरफ विंस बैठ के चला रहा होगा उसके दूसरी साइड जो ये कार है वो ठुकी पड़ी है। तो जो भी है, देखने से तो लग रहा है भाई कुछ खतरनाक किस्म का ही हुआ, लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम वाला सीन सपाटा भी खुल के आया नहीं विंस मैकमैन के बारे में, जो कि अच्छी बात है भाई। किसी की हेल्थ और किसी का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहा है, हम लोग इसी बात की कामना करते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल के बारे में। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्री मैं देखने की प्रोसेस में आ चुका हूं और बहुत सारी चीजें मैंने देख भी ली, बहुत सारे एपिसोड कवर कर भी लिए हैं। और भाई कुछ खतरनाक ही किस्म का ड्रामा निकल के आया है। और आपको गुड न्यूज दे देता हूं कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैं कंफर्म कर रहा हूं। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो कि आपकी उस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को, जो कि उस डॉक्यूमेंट्री की मेरी डॉक्यूमेंट्री होने वाली है, उसका मजा खराब नहीं करेगी। लेकिन ये मैचेस देखो जो कि ओरिजिनली प्लान किए गए थे। एक एक करके बात करते हैं। कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होना ही था, और जो इनिशियली प्लान किया था मैच रोमन रेंस के लिए वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट था। तो जहां हमको देख के ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ये लड़ेंगे और इसमें रोमन रेंस आए, क्योंकि उनके पास कोई मैच नहीं है। ओरिजिनली रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का ही मैच होना था। और उसके बाद आप देख सकते हो गुंथर और सीएम पंक का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनिशियली प्लान किया था। तो जो बिल्कुल आई थिंक अक्टूबर के आसपास, अगर मेरी मेमोरी सही जा रही है, या फिर नवंबर के महीने में मैंने बताया था आपको कि ऐसा प्लान है। तो किस हिसाब से प्लान से इतनी जल्दी चेंज भी कर देते हैं। और जबकि ये रेसलमेनिया की बात हो रही है, फिर बैड बनी और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच भी ये प्लान कर रहे थे, बट शायद वो बैड बनी के शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाया होगा। वाइट सिक्स और जजमेंट डे वाला मैच भी नहीं हुआ। और ये वाला मैच मेरे को शॉक करता है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जहां पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन गेस्ट रेफरी होते। भाई अगर इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेके चल रही थी तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनता है ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसा भी देख रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर को कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा। फिर डेमन प्रीस्ट वाली उन्होंने स्टोरी शुरू कर दी। और यहाँ पे अगर आप ट्रेविस स्कॉट को देखोगे, जहां पे उनको इतना बड़ा रोल दिया रेसलमेनिया का, वैसे उनका जो ओरिजिनल रोल होता वो था रे मिस्टीरियो के सिर्फ साथ में खड़े होना और उनके अगेंस्ट में होते चैट गेबल। तो ये वाला मैच भी नहीं हो पाया। बाकी जे ऊसो जो कि रॉयल रंबल भी जीते, उसके बाद रेसलमेनिया में उनको चैंपियनशिप के लिए मैच भी मिला। यहाँ पे आप देखोगे तो जे ऊसो वर्सेस डेमन प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस शेमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस लुडविग काइजर, इनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच होना था। और दूसरा मैच भी लैडर मैच ही था, जो कि एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो वर्सेस अंद्रादे वर्सेस सोलो सिकोवा वर्सेस सांतोस एस्कोबार वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस नाकामुरा का मैच होता। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली चली थी, लेकिन प्लान्स में बहुत चेंज होते हैं। और इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि
जैसे हम डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट सुन लेते हैं ना, तो उसके बाद भी कितना ज्यादा मामला सेंसिटिव सही रहता है कि इवन अगर ट्रिपल एच भी बोल दें कि भाई यही होना है, दैट डज नॉट मीन कि जब एक्चुअल में शो होगा, जब उस दिन सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी तो वो उसी तरीके से हो। तो ये सारी बातें जब डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो संडे को आएगी तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और कुछ कुछ मैं आपको चीजें बता सकता हूँ अभी, जैसे कि जो अनरियल डॉक्यूमेंट्री को लेकर रिस्पॉन्स है, वो WWE को बैक स्टेज बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस तरीके से वो चाह रहे थे लोग इसके बारे में बात करें। और मैं सही बताऊं तो अनरियल डॉक्यूमेंट्री ऐसी नहीं है कि कुछ WWE का बिजनेस, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी अंदर की बातें पता चली हैं, लेकिन बहुत सारी वो ही बातें हैं जो कि हमको ज्यादातर पता है, बट उसको डॉक्यूमेंट ऐसे किया और कुछ कुछ जो बैक स्टेज की चीजें दिखी हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे एक बात ये भी पता चली कि 2025 की जो रॉयल रंबल विनर पॉसिबली हो सकती थी वो चेल्सी ग्रीन भी थी, और प्लान कुछ ऐसे होता कि 30 नंबर पे आके वो एंट्रेंस कर रही हैं अपनी, और तब तक सारे ही जो महिलाएं हैं वो हैं नहीं रिंग में, तो जब चेल्सी ग्रीन घुसेंगी तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक विनर बन जाएंगी उस मैच की। और वैसे भी चेल्सी ग्रीन का गिमिक भी उस टाइम पे मुझे बढ़िया लग रहा था, और वो ऐसा था कि इस तरीके से अगर उनको विक्ट्री मिलती तो भले ही लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल भी लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई रॉयल रंबल मैच का जो औहदा है वो बड़ा होता है, तो इस तरीके से कोई जीतेगा तो बातें होती हैं उसके बारे में, बट इंटरेस्टिंग हो सकता था कंसिडरिंग जैसा गिमिक है चेल्सी ग्रीन का। तो बहुत सारी अंदर की बातें पता चली। बाकी स्टे ट्यून रहना, बिल्कुल रिस्पॉन्स चाहिए मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पे अच्छा, अगर चाहते हो कि आगे भी कंटिन्यू हो। बाकी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती कैसी हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल पे चेक कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि मजा कहते किसे हैं। समर स्लैम से देखो हमारी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी लग नहीं रही है कि बहुत कुछ ज्यादा हम मांगे, जबकि मैच कार्ड बहुत अच्छा है, बट WWE कुछ अच्छा काम तो कर रही है। देखो जब हम चीजें कम एक्सपेक्ट करें और कुछ भी मिल जाता है सामने से तो वो बड़ा ही लगता है, जैसे कि समर स्लैम का स्टेज, भाई WWE इसको ऐसा देख के लग रहा है कि रेसलमेनिया की तरह ट्रीट कर रही है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो इस फोटो में, मेटलाइफ स्टेडियम जहाँ पे पहले भी WWE के बड़े बड़े शोज हो चुके हैं, रेसलमेनिया हो चुकी है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा इन्होंने स्टेज सा बना दिया। और अगर इसकी हाइट अगर देखें तो भाई ये काफी ऊंची लग रही है, मतलब कितना बोल सकते हैं इसको, 50 फीट के आसपास का तो मुझे स्ट्रक्चर लग रहा है जो कि ऊंचा है। तो अभी इतना ऊंचा है तो वहां पे कैसा स्टेज बना, मतलब कुछ अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे करके एंट्रेंस होगी, फिर बीच में रिंग है और इतना बड़ा कुछ पहाड़ जैसा खड़ा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ स्पेक्टिकल जैसी चीज ये बनने वाली है। और वैसे भी थोड़ा ऑब्वियस भी नहीं है कि अगर 2 नाइट्स का इवेंट है, समर स्लैम पहली बार होने जा रही है, तो फिर ये इसको एटलीस्ट रेसलमेनिया के आसपास वाली फील तो दें कम से कम। तुम स्टोरी लाइन में जैसा भी कुछ कर रहे हो, इतना तो तुमको जो है अपना आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा आगे, अगर तुम इतने सारे जो टिकट्स हैं वो बेच रहे हो, अटेंडेंस कर रहे हो, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनने वाले हैं समर स्लैम के गेट के, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एक अच्छा खासा स्टेज आपको मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट शायद ना हो, जैसा लुक एंड फील होगा। और कई बार शो की लुक एंड फील अरीना कैसा दिख रहा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो वाइब है, फैंस कैसा फील कर रहे हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाता है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला कि ब्रॉन्सन रीड की सही में कुछ है फैंटेसी जूतों को लेकर, तो सबसे पहले तो ये फोटो में देखो आप, WWE ने अपने इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट किया जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे को जो चाहिए होगा मैं वो ले लूंगा, मुझे जब चाहिए होगा मैं वो ले लूंगा। और वहाँ पे तो वो एक फैन के भी जूते लेने की बात कर रहे थे, तेरे भी लेके चला जाऊंगा। और उसके बाद एक उनकी इंटरव्यू वाली क्लिप भी काफी ज्यादा सरफेस हो रही है, जहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने बताया कि 150 से भी ज्यादा उनके पास कलेक्शन है जूतों का, और उनको ये करना बहुत ज्यादा पसंद है। और शायद उनकी नजरें रोमन रेंस की शक्ल से ज्यादा उनके जूतों पर पड़ गए, तो उनको लगा भाई ठीक है इस जूतों को लेके जाते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि इसका भी WWE का नेटफ्लिक्स पे एक अनरियल मूवमेंट आए, जहाँ पे हमको बैक स्टेज से पता चले कि क्या ब्रॉन्सन रीड ने वो जूते वापस दिए, और नहीं भी दिए तो उनका इंटरेक्शन था क्या रोमन रेंस के साथ, क्योंकि ऐसा तो देखो हो नहीं सकता कि जूता चुरा लिया ब्रॉन्सन रीड ने और बैक स्टेज जा रहे हैं और शक्ल भी नहीं मिलाई रोमन रेंस से, क्योंकि भाई रोमन रेंस का स्टेटस बहुत ऊंचा है, तो मतलब ये थोड़ा सा टीवी के हिसाब से तो चलो स्टोरी लाइन में वो कर सकते हैं, लेकिन बैक स्टेज भी अगर ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, नहीं लगेगा ही। तो अगर इसका भी कुछ आगे जाके अनरियल मूवमेंट आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा किया, देखो उन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट्स ही होते हैं, जैसे अगर पूरे शो में मार पिटाई हो जाती तो लगता है अच्छा ठीक है मार दिया, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने वो जूता चुरा दिया है तो ऐसा देख के लग रहा है कि अच्छा कुछ आज के रॉ में ऐसी चीज मिली जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में भी बात कर सकते हैं। और एक ऑब्जर्वेशन भी है यहाँ पे फैंस की, जो कि काफी ऑब्वियस भी लग रहा है कि रोमन रेंस भी उस नजरिए से देखते हैं ब्रॉन ब्रेकर को जिस तरीके से WWE के बैक स्टेज लोग जो हायर अप्स हैं या फिर जो क्रिएटिव लोग हैं वो ब्रॉन ब्रेकर को देखते हैं। तो वो नजरिया क्या है? वो नजरिया है कि भाई ये ब्रॉन ब्रेकर ही वो अगला बंदा है जो कि इस कंपनी को आगे लेके जाने वाला है। अब ये कैसे पता चल सकता है? ये पता चल सकता है ऐसे कि जिस तरीके से जैसे एक मूवमेंट मेरे को याद आता है ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर का, जहां पे
कहाँ से ब्रॉन आ गया, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मारी थी ब्रॉक को, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने बोला एक और क्लेमोर मारने के लिए, या फिर वो सिर्फ ऐसे रेस कर रहे होते लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई एक और क्लेमोर मार। तो ये होता है जब खुद बंदा भी उस फील्ड में इन्वेस्ट करता है और उसे पता है कि ये बंदा नेक्स्ट बड़ा बंदा है, तो चलो इसके लिए क्या बेटर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो ब्रॉक लेसनर ने किया था, तो वैसा ही अब ऐसा नहीं कि रोमन रेंस ने एग्जैक्ट ऐसा कुछ किया। समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से रोमन रेंस स्टोरी लाइन में दिख रहे हैं और रोमन रेंस के सामने ब्रॉन ब्रेकर को बड़ा वो दिखा रहे हैं, ये क्लियर बताता है कि रोमन रेंस के विजन के हिसाब से भी, उनके भी दृष्टिकोण के हिसाब से, जो ब्रॉन ब्रेकर है वो कंपनी का अगला फेस होने वाला है, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब टैग टीम इनका मैच भी होने वाला है, फिलहाल तो इनकी सुताई हो गई है, अब समर स्लैम में टैग टीम मैच होगा। और जो हमारी फाइनल बात है, टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वो यही है क्या इस मैच का आउटकम हमको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो WWE के एक फॉर्मेट के हिसाब से एक चीज़ हमने देखी है कि जब भी कोई सुपरस्टार्स बेबी फेस पिटते हैं गो होम वाले एडिशन में, तो वो इसीलिए होता है कि सारे जो इमोशनल बैकिंग है वो बेबी फेसेस को मिले, ताकि जब वो विक्ट्री लें अपने मेन शो में तो लोगों को वो एक्साइटमेंट और लोगों को वो जो मज़ा है वो फील हो। तो क्या इससे हमको ऑलरेडी WWE ने गिव अवे कर दिया है कि रोमन रेंस और जे ऊसो ही जीतने वाले हैं समर स्लैम का मैच। ऑड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उनका जो हिसाब किताब है काफ़ी ऊपर चल रहा है, लेकिन एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रॉनसन रीड के इस ग्रुप को और ये पॉल हेमन और ये सेथ रॉलिंस को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहेंगे, तो अभी मार पीट के हो सकता है ये रोमन रेंस को भगा दें, ताकि जब वो दोबारा से वापस आए तो उसके बाद वो फील, वो जो सपोर्ट है रोमन रेंस के लिए, वो बिल्कुल बिल्कुल तगड़े वाला वो WWE जनरेट कर पाए। तो उस तरीके से मैच का आउटकम कैसे भी निकल सकता है। लेकिन आई थिंक ये फॉर्मेट अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है, क्योंकि अब WWE को भी पता है कि हमारा फॉर्मेट है, तो अब इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जनरली अगर बेबी फेसेस लोग पिटे हैं गोम एडिशन में, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि किसी PLE के अंदर, जो कि इस बार समर स्लैम है, वहां पे रोमन रेंस और जे ऊसो जीतने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो भाई इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।